रात के लगभग 12:30 का समय हो रहा था। बंगाल के ही एक छोटे से शहर में बसा एक पुराना रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त फिलहाल ना के बराबर भीड़ थी। दिन में जहां चहल पहल रहती है, वहीं रात होते ही वहां सन्नाटा छा जाता है। उसी स्टेशन के पास से एक आदमी अपनी बाइक पर सवार होकर अपने घर को जा रहा था, जो अभी अभी अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। उसे काफी समय हो गया था, इसलिए उसने इस स्टेशन के रास्ते से जाने का तय किया, जिससे कि जल्दी घर पहुंचा जा सके। वहां से एक शॉर्टकट रास्ता जाता था। अभी वो स्टेशन के करीब पहुंचा ही होगा कि एक सफेद धोती और काला कुर्ता पहना हुआ एक करीब 55 साल का आदमी उसे हाथ हिलाते हुए दिखा, जैसे कि उसे रुकने के लिए कह रहा हो। उसे देखकर वो भी रुक गया। फिर उस आदमी ने कहा, मुझे भी इस रास्ते में बस थोड़ा ही आगे जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? इस पर उस बाइक वाले ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कपड़े तो धोती कुर्ता ही थे, पर आज के ज़माने के हिसाब से बहुत पुराने दिख रहे थे, और उसके हाथ में एक काले रंग का छाता भी था। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे बैठने के लिए हाँ कर दी और अपनी बाइक पर बिठा लिया। वैसे वो बाइक वाला बस एक बात से हैरान था कि ये अभी इतनी गर्मी का समय है और उस आदमी के हाथ में छाता क्यों है। वो कुछ अजीब सा लग रहा था। पीछे वो आदमी एकदम खामोश बैठा हुआ था। फिर रमेश ने ही बोलना शुरू किया और पीछे बैठे आदमी से पूछा, आपको जाना कहाँ है? थोड़ा आगे ही मेरा घर है, आप चलिए, मैं आपको रुकने के लिए कह दूंगा। उसने बस इतना ही कहा। रमेश को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। रास्ते भर दोनों के बीच थोड़ी बातचीत हुई। रमेश को बड़ा अजीब लग रहा था कि वो जितना पूछ रहा था, वो आदमी बस उतने का ही जवाब दे रहा था। रमेश को उसके पहने हुए कपड़े भी काफ़ी अजीब लग रहे थे, जैसे कि वो आज के ज़माने के ना होकर कोई पुराने ज़माने के ही हों। दिख तो सामान्य सी धोती कुर्ता ही रहे थे, लेकिन थोड़े पुराने वक्त की। काफ़ी देर उसे बाइक चलाते हुए हो गया था और पीछे बैठा हुआ आदमी अभी भी खामोश था। उसने कुछ कहा ही नहीं था कि उसे जाना कहाँ है। तब रमेश को लगा कि उससे शायद पूछ लेना चाहिए। फिर अचानक से उसका इस बात पर ध्यान गया कि पीछे काफ़ी हल्का सा महसूस हो रहा है, जैसे कि पीछे कोई हो ही ना। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके पीछे कोई काला सा धुआं था जहां वो आदमी बैठा था, और उसके देखते ही वो धुआं एक पल में ओझल हो गया। ये देखते ही रमेश पूरी तरह से डर गया और उसका अपनी बाइक पर से बैलेंस छूट गया और वो नीचे ज़मीन पर रगड़ता हुआ बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। उसे वहां बताया गया कि वो रास्ते में कल रात को बेहोश मिला था, तो उसे कुछ लोग यहाँ लेकर आए। उसके बाद रमेश ने अपने साथ घटी घटना उन सब को बताई तो सब हैरान हो गए। सभी लोग रमेश को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। रमेश ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तब उनमें से एक ने कहा कि तुम किस्मत वाले थे जो बच गए, वरना कोई जिसे उसने देखा वो कोई भी जिंदा नहीं बचा, सबकी मौत हो चुकी है। तुम्हें जो आदमी दिखा था वो कई बार आधी रात के समय वहाँ नजर आता है और वो सभी से लिफ्ट मांगता है। अगर उसे कोई लिफ्ट ना दे और आगे बढ़ जाए तो वो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से सामने वाले का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट जाता है
और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तुमने शायद उसे लिफ्ट दी थी, इसलिए उसने शायद तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि उसकी मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसके बारे में लोग ऐसा बताते हैं कि उस दिन काफ़ी बारिश हो रहे थे। उस दिन कोई वाहन जाने को उसे मिल नहीं रहा था। वो किसी गांव से आया था, पर बारिश की वजह से और रात हो जाने की वजह से उसे जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। उसे अपने घर जाना था, जहां उसकी पत्नी बीमार थी और वो उसके लिए दवाई लेकर अपने घर जा रहा था। लेकिन इतनी बारिश में उसे जाने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं मिल रहा था, तो वो लिफ्ट मांगने लगा, लेकिन उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी। वो चिल्लाता रहा कि उसके घर पर कोई बीमार है और उसे पहुंचने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, पर कोई भी उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था। सब उसे अनसुना करके आगे बढ़ गए। ऐसे ही लिफ्ट मांगते मांगते उसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोर की टक्कर मारी और वो उसी जगह मर गया। ये घटना करीब 40 साल पहले की है और तभी से उस आदमी की आत्मा अक्सर वहाँ देखी जाती है, उसी पुराने रेलवे स्टेशन के पास। ये सुनकर रमेश हक्का बक्का रह गया और उसने खैर मनाई कि वो बच गया, वरना ना जाने उसका क्या होता। रात का समय था और उसी पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर हाथ में काला छाता लिए, सफ़ेद धोती, काला कुर्ता पहने वो अधेड़ उम्र का आदमी एक बार फिर से किसी लिफ्ट की तलाश में था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब ज़िंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार। देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा, साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना ज़रूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा, वो बात, हाँ, वो बात हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा, अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाज़ें आने लगी। चलो भाई, मौसम ख़राब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे
और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहाँ शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज़ और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज़ बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज़ अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा। पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था, और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज़्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी।
तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाज़ा खोल। वो आवाज़ अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाज़ा खोल। वो भयानक आवाज़ फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा टूटकर ज़मीन पर गिर चुका था। तू? देवेश की आवाज़ में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूँगा, उस साय ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए। मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज़ प्लीज़। देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साय के ही रूप में था। उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाज़ा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राज़ी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत विनोद
देवेश और रजनीश, ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे बुरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहाँ से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहाँ से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा। और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सज़ा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ।